नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये एंटी ट्रस्ट लॉ के वॉयलेशन के बारे में है, जो कि बिग टेक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। खासकर यूएस और ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, वहाँ पर हुआ है। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स की जा चुकी है इसकी, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे बिग टेक कंपनी जो है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज के हमारे जीवन में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रेगुलेशंस हैं जो उन पर होना ज़रूरी है। जो मोनोपोली उनके द्वारा देखी जाती है वो कम से कम होने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है। ये प्रेसिडेंट का हाल ही में एड्रेस होने वाला है। साल का जो पहला एड्रेस होता है, साल में जो पहली बैठक होती है, उसे प्रेसिडेंट के एड्रेस के द्वारा शुरू किया जाता है। तो उसी बारे में ये बात करता है कि कैसे एक पूरी हिस्ट्री रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद में न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट्स होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस मेडल डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए निम्न में से किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है आपका बलजीत सिंह सोलंकी, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है हृदेश कुमार, या ऑप्शन डी जितेंद्र कुमार। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गूगल और फेसबुक जो है ये अंडर स्क्रूटनी है फॉर वायलेशन ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। जो एंटी ट्रस्ट लॉ है उसके वायलेशन के लिए इन पर जांच हो रही है यूएस और ईयू में। अब बात ये आती है कि अगर एक सुझाव ये दिया गया कि ये बड़ी जो टेक कंपनीज है इन्हें ब्रेक कर देना चाहिए। तो अगर इन जाइंट कंपनीज को ब्रेक किया जाता है, बांटा जाता है, तो अभी तक का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन, जो डिजिटल क्रांति हुई है विश्व में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में भारत पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला आर्टिकल है रेगुलेशन ऑफ बिग टेक फर्म, जो बिग टेक फर्म्स है उन पे रेगुलेशन के बारे में। तो ईयू और यूएस में जैसे मैंने बताया मोनोपोलिस्टिक पोजीशन के लिए इन बिग टेक कंपनीज पर जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है कि मार्केट में किसी भी एक फर्म का, एक कंपनी का मोनोपोली ना बने, इसीलिए एंटी ट्रस्ट लॉ होता है जो कि मार्केट में कंपटीशन को बरकरार रखता है। तो यहाँ पे इससे पहले भी एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है यूएस सीनेट में। तो यहाँ पे यूएस टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिलती है। यूएस काफ़ी एक्टिव है इस बारे में। इससे पहले AT&T कंपनी जो है इसका 1982 में ब्रेकअप कर दिया गया, क्योंकि मार्केट में इसकी एक मोनोपोलिस्टिक पोजीशन आ गई थी। अब यहाँ पर बात आती है इंटरनेट फर्म और टेलीकॉम फर्म्स की। तो अपने आप में इन दोनों में थोड़ा अंतर है, वो हम जानेंगे। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट फर्म्स इन नॉन राइवल बट टेलीकॉम नेटवर्क इज राइवल इन नेचर। तो टेलीकॉम नेटवर्क जो है ये अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव नेचर के रहते हैं। इसमें एक राइवल बिहेवियर नेचर हमें देखने को मिलता है। वही इंटरनेट फर्म्स है, यहाँ पर एक नॉन राइवल चीज़ हमें देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए गूगल और फेसबुक ये अपने अपने डोमेन में है, और इनके कंपटीशन में जो दूसरी कंपनी है वो इनसे काफ़ी पीछे, मतलब इनके आसपास तो कोई भी नहीं है। तो अपने आप में ये एक मोनोपोलिस्टिक नेचर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। उसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज कम विद जुरिस्डिक्शन ऑफ रेगुलेटर बट इंटरनेट फर्म्स एज दे ऑपरेट ग्लोबली। तो टेलीकॉम सर्विसेज जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये हमारे जुरिस्डिक्शन के जो रेगुलेटर्स हैं उनके अंडर आती है। लेकिन वही इंटरनेट फर्म की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबली ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर कैसे उन पर रेगुलेशन रहेगा वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे एक मैकेनिज्म रहना चाहिए। जितनी कंपनी है सबके जितने देश हैं उनके सबने के अपने अपने कानून हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अनसर्टिनिटी बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई रेगुलेटर, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि ये किनके द्वारा गवर्न किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे ट्राई है, तो टेलीकॉम कंपनी जो है उनको रेगुलेट कर लेता है, लेकिन इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए ऐसी कोई हमारे पास में रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलीकॉम्स आर एक्सक्लूडेबल बट एक्सक्लूडिबिलिटी ऑफ इंटरनेट फर्म इज स्टिल डिबेटेबल। तो यहाँ पर जो सर्विसेज रहती है, जो पब्लिक सर्विसेज के जो पब्लिक यूटिलिटी की जो सर्विसेज रहती है
उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ पर हम टेलीकॉम कंपनी को अगर एक बार कर दे, लेकिन इंटरनेट फर्म्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में डिबेट का इशू रहता है। ये हम आगे जानेंगे कि ये क्यों है। तो यहाँ पर इनडिस्पेंसेबल एप्लीकेशन जो इंटरनेट फर्म्स है वो हमारे पार्ट बन गया है, हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है, जैसे गूगल मैप्स हो गया। तो इसका कोई पर्याय हमारे पास में भी है ही नहीं। गूगल सर्च, अगर कुछ भी चीज़ हुई हम बोलते हैं गूगल कर ले, तो सर्च का पर्याय आज ही गूगल बन चुका है। आज यूट्यूब है, कोई भी वीडियो देखना है तो हम डायरेक्ट यूट्यूब पे ही जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी एक कंप्लीट एक मोनोपोलिस्टिक जो एक स्थिति है, एक पोजीशन है, वो पहले से ही बन चुकी है। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स की बात करिए कि जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट वर्सेस इंटरनेट फर्म्स वाला एक मुद्दा आ जाता है। सो द नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल गुड्स पब्लिक गुड्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो जो पब्लिक गुड्स रहते हैं ये, इनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, नॉन राइवल नेचर के होते हैं ये, क्योंकि तो यहाँ पर एक बात तो ये आ जाती है कि इंफॉर्मेशन गुड्स प्रोवाइडेड थ्रू द इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट फर्म्स। तो ये सरकार द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक्सक्लूड करने की अगर हम इनसे बात करते हैं तो पब्लिक गुड्स तो ये है, हम इसके मान भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत मूल सिद्धांत है, ये सरकार नहीं, ये प्राइवेट फर्म्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ चुनौतियाँ आ जाती है। वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो तो अपना फंड्स जो है वो टैक्स से कलेक्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट फर्म्स जो है इन्हें अपनी सर्विसेज मोनेटाइज करनी पड़ती है, इसको वहाँ से अपना बेनिफिट डिराइव करना पड़ता है, तभी ये मार्केट में टिके रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, थर्ड पार्टी शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल डेटा है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाता है और उससे एक बेनिफिट जनरेट किया जाता है। उसके अलावा फर्म टेक इंक्रीजेज देयर सब्सक्राइबर बेस sometimes resulting in monopoly of some firms। तो यहाँ पर सब्सक्राइबर फर्म बेस जो है अपना बढ़ाने से भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक मदद मिलती है चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए और बेनिफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है जैसे जैसे इनका बेस बनता है, जो हम यूट्यूब, गूगल और फेसबुक के साथ देख सकते हैं। तो मोर मार्केट शेयर इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, राइटर बताते हैं। मैं रिसोर्ट टू एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि मार्केट में एक एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे एक्वायरिंग राइवल्स, तो एक चीज देखने को ये मिलती है कि ये अपना बेस बढ़ाने के लिए जो इनके राइवल्स है उनको ही एक्वायर कर लेते हैं। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, उसके साथ में कुछ बैरियर्स ये इरेक्ट कर देते हैं कि मार्केट में कोई नया प्लेयर नहीं आ पाए। रेफ्यूजल टू इंटरकनेक्ट एक इसी में से एक स्टेप है जो ये काफी बार उठाते हैं। उसके अलावा लिवरेज कैपिटल बेस, तो प्रिडेटरी प्राइसिंग, तो यहाँ पर एक इनके पास में हमेशा से बेस रहता है, तो शुरू में काफ़ी कम प्राइसिंग पे चीज़ें चलती है। जैसे हम गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हैं या यूट्यूब की सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो ये अभी भी हम देखें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो अगर कोई इस मार्केट में न्यू आना चाहता है तो उसे अपना जो बेस है, कैपिटल बेस लेकर आना पड़ेगा। तो कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन बताए हुए हैं। वो सबसे पहला ये है कि सब्सिडाइज द गुड्स that create positive externalities for their orderly behavior in the marketplace। तो ट्रेडिशनल व्यू रहा है ये कि अगर कुछ पब्लिक गुड्स है ये, तो इसको सब्सिडाइज करना चाहिए, जिससे ये कंपनी, अगर ये प्राइवेट फर्म है तो ये बेनिफिट जनरेट कर सके। उसके अलावा कंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट हर्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड मिनिमाइज लिटिगेशन। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज होना चाहिए, उसके द्वारा कंज्यूमर को हर्ट नहीं हो सकता, और उसके साथ में लिटिगेशन जो है, जो डिस्प्यूट आगे चल के हो सकती है, वो भी कम हो सकती है। उसके अलावा नेट न्यूट्रलिटी के जो प्रिंसिपल है इनको फॉलो करना चाहिए। यूज पावर ऑफ पब्लिक वॉइस, तो यहाँ पे पब्लिक वॉइस जो पावर है वो यूज करने की बात राइटर ने कही है इस आर्टिकल में। तो चलिए दूसरा आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के एड्रेस के ऊपर हुए। तो फर्स्ट पार्लियामेंट ये जो सेशन होता है हर वर्ष का, उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, राज्यसभा को, लोकसभा को। तो स्पीच का फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे पहले कोई भी ऐसा कोई हमारे पास में सेट अभी तक फॉर्मेट नहीं है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ द समन, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अवगत करवाते हैं कि पार्लियामेंट की जो बैठक है वो क्यों बुलाई गई है,
और हमारी क्या रणनीति रहेगी। तो प्रोफेसर के.टी. शाह जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कि प्रेसिडेंट का जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन उनका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। तो जनरल स्ट्रक्चर पे चलता है, जैसे हाईलाइट द गवर्नमेंट्स accomplishment from previous year and setting of a broad government's agenda for coming year। तो पिछले साल क्या क्या सरकार ने अचीव किया ये डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा इस कमिंग ईयर का क्या गवर्निंग एजेंडा रहेगा वो भी चर्चा की जाती है प्रेसिडेंट की स्पीच में। अब यहाँ पे स्पीच व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट टू एड्रेस पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या व्यू पॉइंट है ये कहीं ना कहीं स्पीच में रिफ्लेक्ट होता है। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख लेते हैं हम। 16th सेंचुरी में जो है यूके में जो यूके के किंग होते थे उन्होंने वहाँ पे उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करना स्टार्ट किया। तो ये ट्रेडिशन वहाँ से स्टार्ट होता है। 1790 में यूएस में प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जो है उन्होंने पार्लियामेंट को वहाँ की एड्रेस किया था। उसके अलावा भारत में अगर देखें तो 1919 में ये हमें पद्धति देखने को मिलती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को एड्रेस किया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 87 में प्रावधान है जॉइंट सिटिंग के लिए, बट डिड नॉट हैव प्रोविजन फॉर जॉइंट एड्रेस। तो जॉइंट सिटिंग का तो प्रावधान है लेकिन जॉइंट एड्रेस का प्रावधान नहीं है। तो अभी जो होने वाला है प्रेसिडेंट का एड्रेस ये जॉइंट एड्रेस रहेगा। उसके अलावा 1947 से 50 के बीच में जब हमारा संविधान बन रहा था उस बीच ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं हुआ। 1950 में 31 जनवरी को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो वहाँ पे पहली बार प्रेसिडेंट उस टाइम के हमारे जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एड्रेस किया था बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को। 1951 में अमेंडमेंट किया गया और इसे माना गया कि हर साल के स्टार्टिंग में इसे किया जाएगा। पहले ये प्रावधान था कि हर सेशन के स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा, तो अब हर ईयर की स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एड्रेस होता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट का होता है। उसके अलावा जब नई सरकार बनती है उस टाइम भी फर्स्ट एड्रेस जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, जब वो एक जॉइंट सिटिंग लेके सारा जो एक रणनीति होती है वो अनाउंस करते हैं। उसके अलावा प्रोसीजर क्या होता है, सो अ मोशन इज मूव्ड इन 2 हाउसेस थैंकिंग द प्रेसिडेंट ऑफ हिज एड्रेस। तो इनका एड्रेस होने के बाद में एक मोशन पास किया जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए धन्यवाद दिया जाएगा। मोशन के लिए वोटिंग होगी और अगर यहाँ पे कुछ अपोजिशन होता है कुछ रणनीति को लेकर, जैसे हमारा खाका एक बताया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो अगर कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं तो वो डिस्कस किए जाते हैं और वैसे अमेंडमेंट किए जाते हैं। उसके अलावा अपोजिशन जो है वो देखने को मिला था राज्यसभा की ओर से 1980, 1989, 2001 और 2015 में और 2016 में भी। तो यहाँ पर अमेंडमेंट जो है संशोधन पास किए गए। तो ओकेजन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू हैव अ ब्रॉड डिबेट ऑन गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। तो ये एक मौका देता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है संसद के जो सदस्य है वो एक ब्रॉड डिबेट कर पाए ऑन गवर्नेंस ऑफ कंट्री हमारी कैसी चलेगी। उसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन, कंपोजिशन, टर्म और कौन इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इनका इलेक्शन कैसा है, उनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी नोट कर लीजिए। जो PDF मिलेंगी वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ओनली ओकेशन इन द ईयर व्हेन द एंटायर पार्लियामेंट दैट इज प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा केम टुगेदर। तो ये इकलौता ओकेशन होता है जब पूरा पार्लियामेंट साथ में आता है, क्योंकि जब आप पार्लियामेंट कहते हो तो पार्लियामेंट तीन हिस्से होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो ये ओनली ओकेशन है जहाँ पर पूरा पार्लियामेंट एक साथ होता है। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज का। तो पहला है रिमेंबरिंग होलोकॉस्ट। तो जनवरी 27 को होलोकॉस्ट की याद में मनाया जाता है। UN ऑनर्स द विक्टिम ऑफ होलोकॉस्ट। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो ऑनर करता है होलोकॉस्ट में जो विक्टिम्स रहे हैं उन्हें। तो ये इसी दिन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक नाजी कैंप जो था, कैंप ऑफ ऑस्ट्रिविट्स, इसका इस पर्टिकुलर 27 जनवरी को इसे मुक्त किया गया। वहाँ पे जितने भी लोग कैद थे उन्हें मुक्त किया गया। तो एज अ एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन ऑफ द नाजीज कंसंट्रेशन एंड एक्सट्रीमिज्म कैंप, तो इसे इस रूप में मनाया जाता है रिमेम्बरिंग होलोकॉस्ट डे के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर UN ऑनर करता है विक्टिम ऑफ
होलोकॉस्ट को। तो उसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है ये कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। तो ये रिलीज की गई है लॉबी इंस्टीट्यूट, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है उसमें सबसे नंबर 1 है न्यूजीलैंड एंड वियतनाम इन्होंने टॉप किया है। वही यूएस और ब्राज़ील जो है वो इसमें बॉटम में आया है। जो भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत 86 आया है आउट ऑफ 98 कंट्रीज जहां ये स्टडी की गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की आज ही के दिन 1950 में जनवरी 28 को 1950 में इनॉग्रल सीटिंग थी। तो यहाँ पर हमारा जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय ये पहली सिटिंग थी कि हमारे आज़ाद भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट सिटिंग हुई थी। तो उस समय में चीफ जस्टिस और 13 हाई कोर्ट जज वॉज इन अटेंडेंस एंड 6 जज बेंच सेट ऑन द डे। तो उस वक्त में जो पीएम जवाहरलाल नेहरू और मिनिस्टर भी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को उन्होंने अनाउंस किया। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर द हिंदू का ये है जनवरी 29, 1950 का जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को बासमती राइस के लिए जीआई टैग मिल गया है। तो यहाँ पर एक लंबी लड़ाई चल रही थी ईयू में, यूरोपियन यूनियन में। उसके बावजूद भारत ने इसका विरोध भी किया था। उसके ही अगेंस्ट में पाकिस्तान को यहाँ पे एक सफलता मिली है कि उन्हें जो उनका बासमती राइस है उससे जीआई टैग मिल जाएगा। तो जीआई टैग का मतलब ये होता है कि ये ऐसा साइन होता है जो कि एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक के लिए होता है, उसका जोग्राफिकल ओरिजिन के लिए होता है एंड पजेस अ ओरिजिन बेस्ट क्वालिटीज एंड रेपुटेशन इन द रीजन। तो अपने आप में ये काफ़ी एक अच्छा रेपुटेशन हो जाता है, आपको मार्केट, आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए बहुत अच्छा मार्केट मिल जाता है क्योंकि आपके पास में एक ऑथेंटिसिटी उस चीज़ की होती है। तो यहाँ पर इसके साथ में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए आज का विश्लेषण जो है हमारा यही समाप्त होता है। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ सीखो जुडिशरी टेस्ट प्रेप सपोर्ट ग्रुप डैश इनर सर्कल, ये आप टेलीग्राम के सर्च बार जो होता है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से देख सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।